हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक रेन एंड मार्टिन, जो कि एक बहुत ही प्यारी बुक है। और उस बुक का चैप्टर नंबर 8 मतलब वीडियो नंबर लेक्चर नंबर हम चैप्टर नंबर 8 में आ चुके हैं। आज जो 8 नंबर का पार्ट हमारा होने वाला है वो है द नाउन एंड केस, मतलब नाउन का थर्ड पार्ट। हमने जेंडर पढ़ लिया, हमने नंबर पढ़ लिया, अब हम केस पढ़ने वाले हैं। केस में क्या होता है क्या नहीं, रेन एंड मार्टिन में क्या दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जामाइन दीज सेंटेंसेस, दो सेंटेंस दिए हुए हैं। इन दो सेंटेंस को हमें पढ़ना है, समझना है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। जो रेन एंड मार्टिन साहब ने लिखा है वही हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है जॉन थ्रू ए स्टोन, और आप सभी जानते हैं जॉन नाम का जो बंदा है ये हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है। और थ्रो ए स्टोन जो लिखा हुआ है सर, ये हमारा प्रेडिकेट है। इसका मतलब जॉन सब्जेक्ट है, थ्रो ए स्टोन प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से हमने देखा द हॉर्स नामक जो शब्द है ये हमारा सब्जेक्ट है, और किक्ड द बॉय सर ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इन सेंटेंस नंबर 1। ठीक है जी, इन सेंटेंस नंबर 1 क्या बताया जा रहा है। सेंटेंस नंबर 1 में द नाउन जॉन, ठीक है, जॉन नाम का जो नाउन है इज द सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जॉन क्या है, सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रो ए स्टोन, ये किसका आंसर है। ये आंसर है सर, हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे कि हु थ्रू ए स्टोन, कि भाई साहब पत्थर किसने फेंका। हाँ जी, पत्थर किसने फेंका, कि जॉन थ्रू ए स्टोन। यहाँ पे देखिए जॉन थ्रू ए स्टोन, कि भाई पत्थर किसने फेंका, कि सर पत्थर फेंकने वाला तो जॉन है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है और किस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है कि सर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू ए स्टोन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू ए स्टोन, जो थ्रू ए स्टोन जो लिखा हुआ शब्द आ रहा है, जो वर्ड्स आ रहे हैं सर वो क्या है। अरे भाई मैं बता चुका हूं कि सर वो प्रेडिकेट है। ठीक है जी, द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू, प्रेडिकेट नामक जो वाक्य बन रहा था, बचा हुआ था, उस वाक्य में वर्ब क्या है, कि सर उस वाक्य में वर्ब थी थ्रू, THREW। ठीक है जी, दूसरा सेंटेंस था वो, अभी उसी सेंटेंस में और बात की जा रही है कि व्हाट डिड जॉन थ्रू, कि जॉन ने क्या फेंका, कि सर जॉन ने एक पत्थर फेंका। ये हमें आंसर मिल गया। छोटी छोटी बातें थी, रेन एंड मार्टिन में लिखा हुआ, मतलब रेन एंड मार्टिन साहब हमें कुछ इस तरीके से समझाना चाहते हैं। देखो मैं पहले बता दूं आपको, मैं यहाँ आपको नहीं समझा रहा हूं, यहाँ रेन एंड मार्टिन साहब ने आपको क्या समझाया है वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारा अगला सेंटेंस है कि स्टोन इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, पत्थर किसने फेंका, कि सर पत्थर तो जॉन ने फेंका था, तो जॉन तो हमारा सब्जेक्ट है, पत्थर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टोन इज द ऑब्जेक्ट, स्टोन क्या है, कि सर स्टोन ऑब्जेक्ट है विच जॉन थ्रू, जिसको जॉन ने फेंका था। द नाउन स्टोन इज दियर फॉर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और स्टोन इस प्रकार से क्या कहलाता है, कि सर स्टोन इस प्रकार से ऑब्जेक्ट हमें पता चलता है। आ जाओ दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। इन द सेकेंड सेंटेंस नाउन हॉर्स, कि सर हॉर्स क्या है, कि सर हॉर्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय, अरे भाई साहब बच्चे को किक किसने मारी रे, अरे बच्चे को किक किसने मारी, ये हमारा क्वेश्चन है। हु किक्ड द बॉय, बच्चे को किक किसने मारी, भाई साहब किसने मारी, अभी देख लेंगे किसने मारी, घोड़े ने मारी। द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बॉय नामक शब्द क्या है, कि सर बॉय नामक शब्द हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। किस क्वेश्चन का आंसर है, कि होम डिड द हॉर्स किक, कि भाई साहब होम मतलब किसको, होम मतलब किसको, द हॉर्स मतलब घोड़े ने, किक मतलब किक मारी, है ना, घोड़े ने किसको किक मारी, तो भाई साहब लड़के को किक मारी। वेन ए नाउन और प्रोनाउन, यहां पे फोकस कर लो, सुनना सारे बच्चे, कि नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अगर वो किसी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट का दूसरा नाम अंग्रेजी में नॉमिनेटिव केस होता है। क्या होता है जी, नॉमिनेटिव केस होता है। कुछ अच्छे कलर में इसको डिफाइन करते हैं, ये वाला कलर, ये वाला कलर नहीं, ये वाला नहीं, ये भी नहीं जमा, ये भी, चलो यही ठीक है ना। उसको हम किस केस के नाम से जानते हैं सर, उसको हम नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, अब की बार क्या आया है कि सर जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, अच्छा ये दूसरी बात आ रही है, जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, अगर उस शब्द का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो सर उसको हम ऑब्जेक्टिव केस या अकस्टिव केस के नाम से जानते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस या अकस्टिव केस के नाम से जानेंगे। सब्जेक्ट को कौन सा केस? सर सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस। चलो मैं लिख देता हूं, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। SUBJECT, सब्जेक्ट को क्या नाम दिया गया है कि सर सब्जेक्ट को नाम दिया गया है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट को क्या नाम दिया गया है? सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस का नाम दिया गया है। और OBJECT भैया ऑब्जेक्ट को क्या नाम दिया गया है कि सर ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है अकसेटिव, है ना, अकसेटिव केस के नाम से इसको जाना गया है। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्ट अकसेटिव केस होता है। चलो ठीक है जी। आओ नोट क्या बता रहा है, नोट पढ़ लेते हैं। नोट में हमें क्या बताया जा रहा है कि सर टू फाइंड नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें हु से क्वेश्चन करना पड़ता है कि हु हु हु, तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, मैं हमेशा से पढ़ाते आया हूं, आपने अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो सुना होगा मेरे से कि वर्ब के पहले बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब, अरे भाई साहब वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्टिव केस का पता हमें चलता है whom और what से। अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करो whom, अरे किसको, किसे, किसको, किसकी, किसके, किससे, क्या, दोबारा बोलो सर, किसे, किसको, किसकी, किसके, किससे, क्या, तो ये क्या है whom और what है। whom और what से हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है जिसको हम अकस्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। चलो सर रेन एंड मार्टिन साहब ने हमें ये चीजें बताई है। चलो अब ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर ए नाउन, ठीक है, विच कम्स, जो आता है आफ्टर ए प्रेपोजिशन। ओ माय गॉड सर, ऐसा नाउन जो प्रेपोजिशन के बाद में आए, भैया ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं कभी कि प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। तो यही लिखा हुआ है कि ए नाउन विच कम्स आफ्टर ए प्रेपोजिशन, एक ऐसा नाउन जो प्रेपोजिशन के बाद में आता है उसको अकस्टिव केस के नाम से जानते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, द बुक इज इन द डेस्क, इसका मतलब ये इन क्या है कि सर इन तो प्रेपोजिशन है और द डेस्क क्या हो जाएगा कि सर द डेस्क हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। The noun desk is in the accusative case governed by the preposition in। लो भाई साहब यही लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि सर यहाँ पर लिखा हुआ आया है कि जो डेस्क नामक शब्द है वो अकस्टिव केस है, वो ऑब्जेक्ट है जो इनसे हमें पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? इनसे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, भाई साहब इन दो सेंटेंस को पढ़ लो तो। हरी ब्रोक द विंडो, ऑब्जेक्ट क्या है कि सर ऑब्जेक्ट यहां पर है द विंडो, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? द विंडो, क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है द विंडो। द विंडोज वॉज ब्रोकन, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा द विंडो है। इसका मतलब वर्ब के बाद में आने वाला कि सर वर्ब के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले आने वाला कि सर वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट। क्लियर है जी सर? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इट विल बी सीन दैट, ऐसा देखा गया है कि नाउन इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर जो नाउन होते हैं हैव द सेम फॉर्म्स। हैव द सेम फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब नाउन नॉमिनेटिव केस का भी होता है, नाउन अकस्टिव केस का भी होता है, मतलब नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बनता है। चलो सर नॉर्मल सी बातें थी, रेन एंड मार्टिन साहब हमें कुछ इस तरीके से समझा रहे हैं, हम समझते हुए चल रहे हैं। द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, बता चुका हूं, एंड द अकस्टिव आफ्टर द वर्ब। क्या बोल गया कि सर सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। लो जी सर। हैंस अतः, हैंस अतः दे आर डिस्टिंग्विश्ड, इस प्रकार दे आर डिस्टिंग्विश्ड, इनको पहचाना जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बाय द सेंस। इनको हम सेंस से पहचान सकते हैं, इनको हम ऑर्डर से पहचान सकते हैं। ये बातें कुछ लिखी हुई। कंपेयर करो जी, कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर कंपेयर कंपेयर, फटाफट से कंपेयर करो मेरे बच्चों, करो सर। लिखा हुआ है राम गेव ए बॉल, राम ने एक बॉल दी, राम गेव अ बॉल, राम ने बॉल दी, ठीक है जी।
दूसरा सेंटेंस है राम गेव हरि ए बॉल, राम ने हरि को एक बॉल दी। इसका मतलब अब आगे आने वाले जो टॉपिक्स होगा, आगे आने वाला जो टॉपिक मतलब चैप्टर, या मैं कह सकता हूं कि जो मैटर होने वाला है, जो कंटेंट होने वाला है, वो आ रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट के बारे में। सजीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, ए बॉल, ए बॉल क्या है कि सर ए बॉल हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट है। हरी क्या है कि सर हमारा हरी सजीव ऑब्जेक्ट है। फिर ए बॉल क्या है कि सर ए बॉल निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि भैया वर्ब के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट सजीव, सजीव सजीव, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको एनिमेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको सजीव ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सजीव ऑब्जेक्ट के बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट। लेकिन सर कभी कभी ये होता है कि पहले निर्जीव आ जाता है, बाद में सजीव आता है, उसका क्या करें? तो देख लो रेन एंड मार्टिन साहब क्या समझाते हैं। ये नहीं समझाएंगे तो फिर मैं तो समझाऊंगा ही। देखो लिखा हुआ कि इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस, कि सर इन सेंटेंसेस में द नाउन बॉल, बॉल नामक जो शब्द है BALL बॉल, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव, गेव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में क्या है कि सर इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वॉज द पर्सन, हरी वो आदमी है, हरी वो लड़का है जिसको राम ने एक बॉल दी, जिसको राम ने एक बॉल दी। इसका मतलब राम ने हरी को बोल दी तो हरी सजीव ऑब्जेक्ट हो गया। चलो सर और समझ लेते हैं और क्या बता रहा है, पढ़ते हुए चलेंगे। तो द नाउन हरी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओ ओ ओ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि सर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सजीव ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है साहब? यहाँ पे ये सजीव ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। हरी यहाँ पे क्या है? सजीव ऑब्जेक्ट है गेव वर्ब का। द नाउन बॉल द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो कि सर ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे बॉल, ये बॉल कौन सा ऑब्जेक्ट था कि सर अगर मैं बॉल की बात करूं तो ये बॉल हमारा निर्जीव, कौन सा ऑब्जेक्ट है साहब? ये सर निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। चलो सर, इस प्रकार इट विल बी नोटिस्ड, यह नोटिस किया गया, ये नोटिस किया गया कि द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पोजीशन भाई साहब, पोजीशन स्थिति किसकी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। किसकी? सजीव ऑब्जेक्ट की। कि सर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो एनिमेट ऑब्जेक्ट है, जो सजीव ऑब्जेक्ट है, वो कहां आता है कि सर वो आता है इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। कहां आता है? आफ्टर द वर्ब बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। अरे भाई साहब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह कहां होती है सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह कहां होती है कि सर वर्ब के बाद, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलो सर आओ नोट करते हैं, नोट करो जी करो, कि राम गेव हरी ए बॉल, कि सर राम ने हरी को एक बॉल दी। तो भाई साहब ये हरी क्या है कि सर हरी सजीव ऑब्जेक्ट है, और ये बॉल क्या है? ये बॉल निर्जीव ऑब्जेक्ट है। इनकी स्थिति चेंज करो, कर दो जी कर दो। राम गेव ए बॉल, अरे गुरुजी अब की बार पहले बॉल लिख दिया, बाद में सजीव ऑब्जेक्ट लिखा, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब सर सजीव ऑब्जेक्ट को अगर बाद में लिखा जाता है, सुन लो, सुनो सुनो सुनो, सजीव ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर बाद में लिखा जाता है तो प्रेपोजिशन के रूप में टू और फोर लगाया जाता है। प्रेपोजिशन के रूप में क्या लगाया जाता है कि सर प्रेपोजिशन के रूप में टू और फोर लगाया जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। क्या लगाया जाता है जी? टू और फोर, टू और फोर, टू और फोर। सर टू कब, फोर कब? अभी तो ये समझ लो टू सबके साथ, अभी तो इतना समझ लो, क्योंकि रेन एंड मार्टिन में अभी बताया नहीं है तो मैं बता दूं नॉर्मली। तो टू सबके साथ में, फोर कुछ वर्ब के साथ में, जैसे कुक वर्ब है, जैसे प्रिपेयर वर्ब है, जैसे मेक वर्ब है, बाई वर्ब है, फेच वर्ब है, ऐसी वर्ब से भी मैं लिखवा दूंगा। चलो पहले यहाँ क्या दिया हो वो सीखेंगे। विल यू डू मी ए फेवर? ओ ओ ओ, ये मी क्या है कि सर मी सजीव ऑब्जेक्ट है। फेवर क्या है कि सर फेवर निर्जीव ऑब्जेक्ट है। फेवर की सर निर्जीव, मी की सर सजीव, क्या लगा दिया कि टू लगा दिया।
आई बोट रामा अ बॉल, रामा सजीव ऑब्जेक्ट, बॉल निर्जीव ऑब्जेक्ट, बॉल निर्जीव ऑब्जेक्ट, रामा सजीव ऑब्जेक्ट, फोर आया आपकी बार, इसका मतलब एक वर्ब हो गई बाई। बाई वर्ब के बाद में क्या लगाया जाता है कि सर बाई वर्ब के बाद में फोर लगाया जाता है सजीव ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए। क्लियर हुई बात? देखो रेनेन मार्टिन साहब ने भी बता दी। चलो आगे आओ, फेच, फेच वर्ब भी मैंने अभी बोली थी, FETCH, फेच। फेच वर्ब के बाद में फोर लगाना पड़ता है, फेच वर्ब के बाद में भी हमें फोर लगाना पड़ता है। पहले तो फेच को समझो, फेच द बॉय अ बुक, अरे उस लड़के को बोलो कि बुक लाए। तो सर बॉय क्या है? सजीव, बुक क्या है? निर्जीव, बुक क्या है? निर्जीव, बॉय क्या है कि सर सजीव ऑब्जेक्ट। सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए सर फोर लगाया जाता है। सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है लाडलो? कि फोर लगाया जाता है। आओ, सी मेड, लो भाई साहब एक वर्ब और संभालो, मेक। मेक वर्ब में भी क्या होता है गुरुजी? कि मेक वर्ब में भी सर हमें फोर लगाना पड़ता है। आओ, सी मेड रथ, RUTH, कौन सा ऑब्जेक्ट? सजीव ऑब्जेक्ट। और न्यू ड्रेस, ड्रेस क्या है कि सर ड्रेस हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो ड्रेस को पहले लिख दो कि सर बिल्कुल लिख दिया, एक मिनट, ड्रेस को पहले लिख दो कि सर बिल्कुल लिख दिया, ये लो साहब, ये ड्रेस को पहले लिख दिया। और ये रथ नाम का जो बंदा है इसको बाद में लिख दो। इसको बाद में जब हमने लिखा सर, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये लो ये रेड कर दिया जी इसको। हाँ, अब सजीव ऑब्जेक्ट को सर अगर हम बाद में लिखते हैं तो भैया सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखने से पहले हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है टू और फोर, तो हमने टू लगा दिया। आ जाओ, एक वर्ब और पता चल गई, गेट। अरे गेट वर्ब के बाद में भी क्या लगाते हैं कि सर फोर लगाते हैं। गेट मी, मी क्या है? सजीव ऑब्जेक्ट। टैक्सी क्या है? निर्जीव ऑब्जेक्ट। गेट ए टैक्सी, टैक्सी क्या है? निर्जीव ऑब्जेक्ट। मी क्या है? सजीव ऑब्जेक्ट। सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा तो कौन सा प्रेपोजिशन लगा दिया? फोर नामक प्रेपोजिशन लगा दिया। बोलो सीखे कि नहीं सीखे? कि सर मजा आ गया यार, बहुत मजा आया। मेरे को तो आया, तुमको आया कि नहीं आया आई डोंट नो, मुझे तो आया भाई। VC हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब वर्ब का जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डिनोट करता है द पर्सन, उस व्यक्ति को, टू whom समथिंग इज गिवन, जिसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, फॉर whom समथिंग इज डन, या जिसके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर प्रेपोजिशन के रूप में टू whom लगाना होता है या फिर हमें फॉर whom लगाना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर हमें टू और फोर का यूज करना पड़ता है सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखने के लिए। एग्जामाइन करो द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को एग्जामाइन करते हैं। आओ जी आओ, करो क्या लिखा हुआ है। दिस इज राम्स अम्ब्रेला, किसका अम्ब्रेला है भाई? गुरुजी राम का अम्ब्रेला, राम्स अम्ब्रेला, राम का अम्ब्रेला, यह राम का छत्ता है, राम्स अम्ब्रेला है। द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम, ये छत्ता किसका है? छत्ता राम का है सर, कैसे पता चला? अरे लिखा हुआ है यार, राम्स अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला किसका हुआ? कि सर अम्ब्रेला राम का हुआ। ऐसा रेनेन मार्टिन में हमें समझाया जा रहा है। दूसरा क्या लिखा हुआ है चेक करते हैं कि सर द फॉर्म ऑफ नाउन राम, अरे गुरुजी जो राम का जो फॉर्म है, राम का जो रूप है, इज चेंज्ड, बदल गया, राम्स, राम्स के रूप में, टू शो ऑनरशिप ऑफ पोजेशन। इसका मतलब जहां पर ये अपस्ट्रफी एस लगता है ना, इस अपस्ट्रफी एस का मतलब होता है ऑनरशिप, मालिक। इस अपस्ट्रफी एस का मतलब क्या होता है? इसको मालिक बोलते हैं गुरुजी, इसको मालिक बोलते हैं, इसको पोजेशन बोलते हैं, इसको संपत्ति बोलते हैं। अगर तुमने कहीं भी अपस्ट्रफी एस लगाया है, इसका मतलब तुमने मालिकाना हक कर लिया। क्या कर लिया जी? तुमने मालिकाना हक कर लिया। अब इस मालिकाना हक को क्या बोलते हैं? पढ़ लो। नाउन रामाज मतलब राम्स इज दियर फॉर सेड टू बी इन द पजेसिव और जेनेटिव केस। इसका मतलब जहां पर आपने अपस्ट्रफी लगाया, क्या लगाया? अपस्ट्रफी। जहां पे आपने अपस्ट्रफी एस लगाया, कभी कभी ऑफ भी आएगा, अभी हम आगे बात करेंगे इन सब चीजों की। तो इन तीनों में से अगर आपने कुछ लगाया तो सर वो कहलाता है पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव केस के नाम से जानते हैं, या फिर जेनिटिव केस के नाम से इसको हम जानते हैं। चलो सर ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। द पजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज, इसका मतलब पजेसिव से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? सर पजेसिव के लिए हुज पूछा जाता है। किसका भाई?
मेरा भाई। किसका अम्ब्रेला? राम का अम्ब्रेला। किसकी बोतल? कविता की बोतल। किसकी बोल? कि सुनीता की बोल। इस तरीके से है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हुज अम्ब्रेला? कि सर राम्स अम्ब्रेला। द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट। चलो सर इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। ये जो आपको डखा डखा सा दिख रहा है ना, इसको पढ़ते हैं। द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पजेशन। पजेसिव केस हमेशा पजेशन नहीं दिखाता। अच्छा, और रे पजेसिव केस हमेशा पजेशन नहीं दिखाता। इट इज यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड एटसेट्रा। अच्छा अच्छा, पजेसिव केस हमेशा पजेसिव नहीं दिखाता है, ऑथरशिप दिखाता है, ओरिजिन उत्पत्ति दिखाता है, काइंड प्रकार दिखाता है, और एटसेट्रा ये चीजें हमें पजेसिव केस से पता चलता है। पजेसिव केस से क्या क्या पता चलता है? पजेसिव केस से हमें हमेशा ही पजेशन का ही पता नहीं चलता, हमें ऑथरशिप का पता भी चलता है, हमें ओरिजिन का पता भी चलता है, हमें काइंड का पता भी चलता है। चलो सर ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। शेक्सपियर्स प्लेज मतलब शेक्सपियर का नाटक। तो द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। अरे भाई साहब, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नाटक। अगला है ए मदर्स लव। मदर्स लव का मतलब माँ का प्रेम, इसका मतलब द लव फेल्ट बाय ए मदर, प्रेम जो माँ ने कभी फील किया। द प्रेसिडेंट्स स्पीच मतलब द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया भाषण। मिस्टर अग्रवाल हाउस, इसका मतलब द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, ऐसा घर जहां पर मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। अशोक स्कूल मतलब अशोक की स्कूल, मतलब वो स्कूल जहां अशोक पढ़ता है या स्कूल जाता है। द स्कूल वेयर अशोक गोज। ए चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। यार ए चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड क्या हुआ? एक, अच्छा अच्छा, चिल्ड्रन तो प्लूरल है ही, प्लेग्राउंड सिंगुलर है, मतलब बच्चों का खेल का मैदान। बच्चों का खेल का मैदान से मतलब क्या हुआ? ए प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। यार ये बड़ा अच्छा सेंटेंस लगा है ना। कई बच्चे इसको गलत कर सकते हैं तुरंत, कैसे? अरे गुरुजी ए चिल्ड्रन के साथ में ए थोड़ी आता है। अरे गुरुजी चिल्ड्रन तो बहुवचन होता है, चिल्ड्रन तो खूब सारे होते हैं, ए लगाना गलत। ओ हो, कॉमन एरर बता दे तुरंत। अरे यार तुरंत कॉमन एरर करते तुम तो इसको, है ना। लेकिन भाई साहब ये चिल्ड्रन अलग है, ए प्लेग्राउंड लिखा हुआ है वो, तो ये बन गया ए चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। ये प्लेग्राउंड किसके लिए आया? ए के लिए। ए किसके लिए है? प्लेग्राउंड के लिए। तो ए प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों का एक मतलब प्लेग्राउंड। ठीक है जी, खेल का मैदान। आओ जी आओ। ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की हॉलीडे, मतलब ए हॉलीडे विच लास्ट ए वीक, एक ऐसी छुट्टी, एक ऐसा हॉलीडे जो केवल एक सप्ताह तक चलता है। कितना चलता है जी? कि गुरुजी एक सप्ताह तक चलता है। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस कैसे बनाए, पजेसिव केस का निर्माण कैसे करते हैं। आओ जी आओ, पजेसिव केस का निर्माण सीखते हैं फटाफट से। कि सर पजेसिव केस में पहला पॉइंट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है जी? कि सर यहां पर पहला पॉइंट यहां दिया जा रहा है कि वेन द नाउन इज सिंगुलर। अच्छा अच्छा, वेन द नाउन इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन हो। कौन सा नाउन हो रे? अरे बताओ रे कि सर सिंगुलर नाउन हो। द पजेसिव केस यूज्ड फॉर्म बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस। अच्छा भाई साहब, जिसमें सिंगुलर नाउन आया उस सिंगुलर नाउन में पजेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। जैसे कि सर द बॉयज बुक मतलब एक लड़के की किताब। द किंग्स क्राउन मतलब राजा का ताज, राजा का ताज। अपॉस्ट्रोफी एस किस में लगाया जाता है? सिंगुलर नाउन में। ठीक है, नोट नोट करके लिखो जी, नोट करके नोट करके नोट करके। क्या है नोट? कि द लेटर एस, सुनो सुनो सुनो, द लेटर एस, एस मतलब एस, कि वो लेटर, वो अक्षर जो एस से लास्ट में आता है, इज ओमिटेड, एस को हटा देते हैं। ओमिटेड मतलब एस को हटा देते हैं। इन ए फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में। इसका मतलब ये कुछ शब्द अपवाद है, इनको याद करना है। कुछ शब्द बोल दिया भाई साहब, रेन एंड मार्टिन ने बोला है कुछ शब्द, मतलब ये कुछ ही है, तो ये याद करने हैं, अपवाद है। वेयर टू मेनी हिसिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर, जहां पर बहुत सारा हिसिंग साउंड आता है,
अरे सू सू करने की बात नहीं कर रहा हूं, कई छोटे बच्चे सू 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 करने लग जाए। यहाँ पे आ रहा है साहब हिसिंग साउंड, और हिसिंग साउंड का मतलब यहाँ पर है कि सर सह की ध्वनि, कि सर कभी कभी लास्ट में एस आता है तो उसमें सह की ध्वनि निकलती है, ये याद करना है भाई। ये इंपॉर्टेंट शब्द है फॉर कंसाइस सेक, जो कंसाइस सेक, तो ये याद करना है आपको, कंसाइस सेक याद करना है जी, बिल्कुल कर लेंगे। फिर है ए फॉर गुडनेस सेक, अपस्ट्रफी, केवल अपस्ट्रफी आ रहा है, गौर कर लेना, केवल अपस्ट्रफी आ रहा है भाई लोगों, केवल अपस्ट्रफी। फॉर जस्टिस सेक, केवल अपस्ट्रफी आया है। फॉर जीजस से केवल अपस्ट्रफी आया है। मोसेस लो, केवल अपस्ट्रफी आया है। तो भैया इन शब्दों को आपको फोकस 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 और फोकस करना है। क्या करना है जी? कि गुरुजी फोकस करना है। क्या करना है? फोकस करना है। क्लियर हुई बात? केवल क्या करना है? फोकस करना है। कर लोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे ना? जी सर, बिल्कुल कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इन वर्ड्स को आपको पूरा पूरा फोकस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेन एंड मार्टिन में और क्या दिया हुआ है? दूसरा पॉइंट आ चुका है, इसको पढ़ लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट हमें क्या सिखाना चाह रहा है? आइए सर सीखते हैं एक चीज को, कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल। अच्छा, पहले सिंगुलर था, अब प्लूरल है। अगर जब नाउन प्लूरल हो एंड इन एस, और एस से खत्म हो, मतलब एस से खत्म होने वाला प्लूरल नाउन, एस से खत्म, अरे सुन लो रे, एस से खत्म होने वाला प्लूरल नाउन, तो उसमें पजेसिव केस के समय क्या लगाना होगा? पजेसिव केस के समय केवल और केवल अपस्ट्रफी लगाना है, केवल अपस्ट्रफी लगाना है। जैसे गौर से देखो, बॉयज क्या आया कि सर प्लूरल आया। गर्ल्स, गर्ल्स में देखो सर क्या आया कि सर केवल प्लूरल आया। हॉर्सेज, हॉर्सेज में क्या आया कि सर केवल प्लूरल आया, एस से लगकर प्लूरल आया, तो तुमने क्या लगाया? अपस्ट्रफी, केवल अपस्ट्रफी। बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेज टेल्स, ऐसा कुछ। तीसरा पॉइंट क्या बताना चाह रहा है? कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, द पजेसिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपस्ट्रफी एस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बोल गया यहाँ पर? सर ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्लूरल नाउन बिना एस या ईएस वाला। अरे कौन सा? अरे गुरुजी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन सा? कि सर बिना एस या ईएस वाला। उसमें कैसे बनाएंगे? पजेसिव केस, उसमें पजेसिव केस बनाएंगे सर अपस्ट्रफी एस लगाकर। क्या लगाकर? अपस्ट्रफी एस लगाकर। जैसे चिल्ड्रंस बुक, ठीक है, मेंस क्लब, ऐसा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमें क्या बताया जा रहा है कि सर व्हेन ए नाउन, क्या बोल रहा है कि व्हेन ए नाउन और ए टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, कि सब जब कोई नाउन या कोई टाइटल, जब कोई नाउन या कोई टाइटल जिसमें बहुत सारे शब्द हो, जब कोई नाउन या कोई टाइटल जिसमें बहुत सारे शब्द हो, तो पजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। अच्छा अच्छा, तो लास्ट वाले शब्द पे लगाते हैं। अगर कोई मतलब बहुत बड़ा नाउन आ रहा है जिसमें सेवरल वर्ड्स, बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं उदाहरण के रूप में द किंग ऑफ भूटान, तो भाई साहब भूटान लास्ट शब्द था, इसलिए अपस्ट्रफी एस लास्ट में लगाया। द किंग ऑफ भूटान, अरे भूटान की विजिट, भूटान की यात्रा, भूटान की यात्रा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, तो सर इसमें भी अपस्ट्रफी एस कहाँ आया? अरे गुरुजी लास्ट में आया। चलो ठीक है, बातें समझ में आई। आओ सर आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, ओ ओ ओ, जब दो नाउन अपोजिशन में हो, किसमें हो? अपोजिशन में हो। अपोजिशन की बात करेंगे अभी, कि जब दो नाउन अपोजिशन में हो तो पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, लेटर के ऊपर ही लगाया जाता है। कैसे? जैसे दैट इज टैगोर द पोइट। अच्छा सर कैसे पता चला कि ये पजेसिव है? देखो यहाँ पे टैगोर की बात की जा रही है, और टैगोर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सर टैगोर के बारे में अपोजिशन आया पोइट। क्या आया है? पोइट आया है। ये पोइट क्या है? ये सर अपोजिशन है। अपोजिशन समझ गए क्या? अपोजिशन क्या होता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे गांधी जी, गांधी जी लिख दिया, अब गांधी जी तो नाउन है। अब इस गांधी जी के बारे में बताओ ना, छोटी सी बात, छोटी सी बात बताओ, द फादर ऑफ इंडिया,
द फादर ऑफ इंडिया। तो गांधी जी कौन? द फादर ऑफ इंडिया। तो द फादर ऑफ इंडिया क्या है? ये सर अपोजिशन होता है, इसी को नाउन अपोजिशन बोला जाता है। तो टैगोर का अपोजिशन क्या हुआ? द पोइट। तो अपस्ट्रफी कहां लगेगा? पोइट के ऊपर, पोइट्स। तो दैट इज टैगोर, यह टैगोर है। टैगोर कौन है? कि पोइट है। ये पोइट टैगोर का क्या है? घर है। पोइट टैगोर का क्या है जी? घर है। ऐसा हमें कुछ यहाँ पे बताना था। ठीक है, अब यहां पर देख लो, ऑल्सो वेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड हो, क्लोजली एकदम बस क्लोजली कनेक्टेड हो, तो पजेसिव इज पुट टू द लेटर। कहां लगाया जाता है? वही सर लेटर पे लगाया जाता है, लास्ट वाले शब्द पे लगाया जाता है। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, इसका मतलब करीम एंड सलीम की बेकरी एक ही है। इसका मतलब करीम साहब और सलीम साहब की बेकरी एक ही है। और विलियम एंड मेरीज रेन, रेन, विलियम का और मेरी का रेन मतलब क्षेत्र एक ही है। लेकिन अगर मैं कर दूं एक उदाहरण और देता हूं, एडीएम, एडम, एंड ईवीएस, ईव्स, CHILDREN, ये भी सही है कि एडम और ईव के बच्चे। तो भाई साहब एडम और ईव के बच्चे सेम ही है। विलियम और मेरी का क्षेत्र एक ही है। करीम एंड सलीम की बेकरी एक ही है। लेकिन मैंने बोला राम एंड SHYM, शाम्स हाउस, इसका मतलब राम और श्याम का घर एक ही है। लेकिन अगर इसको मैं ये कर दूं तो राम्स एंड SHYAM, शाम्स हाउस, इसका मतलब राम का घर अलग, श्याम का घर अलग। राम का घर अलग, श्याम का घर अलग। राम का घर अलग, श्याम का घर अलग। आया क्या समझ में? जैसे लिखा हुआ होगा, शायद रेन एंड मार्टिन साहब ने भी लिखा होगा। देखते हैं, ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लाइंग सेपरेट। अगर दोनों अलग अलग हो, ये इसमें यही बोल रहा है कि ईच ऑफ टू, दो या दो से ज्यादा जो नाउन है सेपरेट पोजीशन रखे, अलग अलग स्थिति रखे, अलग अलग हो, तो मस्ट टेक पजेसिव साइन, दोनों के ऊपर पजेसिव साइन लगाना होगा। जैसे यहां उदाहरण के रूप में दो उदाहरण है, राजा राव्स एंड RK नारायण्स, राजा राव्स एंड RK नारायण्स नॉवेल्स, मतलब दोनों के नॉवल अलग अलग हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोइम, मतलब गोल्ड स्मिथ की पोइम और कॉपर की पोइम अलग अलग है। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा लिखा हुआ है यार, अच्छी लिखा हुआ है। चलो अगला पॉइंट क्या आ रहा है? अगला पॉइंट आ रहा है सर यहाँ पे यूज ऑफ द पजेसिव केस। अरे गुरुजी पजेसिव केस का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दो तो सीख लेते हैं। आओ जी आओ, क्या लिखा हुआ है कि सर द पजेसिव केस इज नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के साथ में भी इसका यूज किया जाता है। लिविंग थिंग्स मतलब जीने वाले लोग, सजीव। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लाइन्स मैन, एक ही बात है। चलो बहुत बढ़िया। सो वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल। लेग ऑफ द टेबल का मतलब कुर्सी की टांग, ठीक है ना? हाँ, लेकिन द टेबल्स लेग नहीं होगा, ये देख लेना, टेबल्स लेग नहीं होगा। प्योरली जो निर्जीव होते हैं ना, निर्जीवों के लिए अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं करते। प्योरली निर्जीव जिसकी बात करें वस्तुओं की, है ना, प्योरली वस्तुएं जो निर्जीव होती है उनके साथ में अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं, ऑफ का यूज ही किया जाता है। द कवर ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द बुक ही होगा, बुक्स कवर नहीं होगा, बुक्स कवर हम नहीं करेंगे। रूफ ऑफ द हाउस ही होगा। रूफ ऑफ द हाउस का मतलब घर की छत, लेकिन आप ये नहीं कर सकते द हाउसेज रूफ, हाउसेज रूफ हम नहीं कर सकते। बट द पजेसिव इज यूज्ड, लेकिन पजेसिव का यूज किया जाता है विद द नेम्स ऑफ द पर्सोनिफाइड। हाँ ये सही है, अगर किसी निर्जीव वस्तु को पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए, मानवीकरण, अगर किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बनाकर पेश कर दिया जाए, मानवीकरण कर दिया जाए, तो हम अपस्ट्रफी एस लगा सकते हैं, है ना। व्हेन इन एनिमेट थिंग्स हैज डेस्क्राइब्ड या एस्क्राइब, एक ही बात है। डिस्क्राइब किया जाए उसको टू इट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन, पर्सन के रूप में, तो किसका यूज किया जाता है? डेस। हाँ, तो कैसे यूज किया जाता है? जैसे इंडियाज हीरो, अब इंडिया मतलब भारत, अब इस भारत को क्या बना दिया? भारत तो सजीव बना दिया, मतलब भारत के हीरो। सही है सर, है ना। और बताओ और क्या लिखा हुआ है? नेचर्स लॉ मतलब प्रकृति का कानून। अरे प्रकृति को, प्रकृति
प्रकृति को क्या बता दिया, सजीव बना दिया, प्रकृति का कानून। अच्छा, कानून तो इंसानों का होता है ना, लेकिन प्रकृति का कानून सजीव बना दिया भाई साहब। फॉर्चून्स फेवरेट, ओ हो, फॉर्चून मतलब भाग्य, अरे भाग्य, भाग्य का फेवर बताया जा रहा है। अच्छा यार बहुत बढ़िया है। एट ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी कॉल थोड़ी करती है, आदमी कॉल करता है मनुष्य कॉल करता है भाई साहब, मनुष्य कॉल करता है, ड्यूटी कॉल थोड़ी करती है। लेकिन क्या बना दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। दैट्स डोर, मृत्यु का दरवाजा। अरे दरवाजा तो भाई साहब इंसानों के घरों का होता है? मृत्यु का कौन सा दरवाजा आ गया, लेकिन क्या बना दिया, मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। बोलो चीजें क्लियर हुई, आया मजा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि रेन एंड मार्टिन की बुक ऐसी बुक है भाई साहब, इसको जब पढ़ेंगे ना थोड़ा 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 करके, तो ऐसे मानो इसको जी जान चाहिए पढ़ाने के लिए। इसको क्या चाहिए, जी जान, मतलब तुम्हें फ्री के अंदर बहुत कुछ मिल रहा है अगर देखा जाए तो। मैं भी सीख रहा हूं और आप लोगों का भी फायदा हो रहा है, दोनों का बराबर फायदा हो रहा है भाई साहब, दोनों का बराबर बराबर यहाँ पे हमें फायदा देखने को मिल रहा है। चलो सर और देखते हैं और क्या बताया जा रहा है, इसको समझ लेते हैं। ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तक ओ ओ ओ काफी बड़ा है, एक बार देख लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं कि सर द पजेसिव इज ऑल्सो यूज्ड, कि सर पजेसिव का यूज किया जाता है। पजेसिव इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। अच्छा, ये तो मैं हमेशा पढ़ाता हूं ना आपको, जब भी मैंने पढ़ाया, आपने अगर मेरे से पढ़ा है कभी, तो टाइम की बात मैंने करी है, स्पेस की बात मैंने करी है, वेट की बात मैंने करी है ना। टाइम, स्पेस और वेट, समय, स्पेस मतलब डिस्टेंस दूरी, और वेट मतलब वजन। अगर सिंगुलर है तो अपस्ट्रफी एस लगाते हैं, और अगर प्लूरल है तो केवल अपस्ट्रफी लगाया जाता है। शायद बता देगा रेन एंड मार्टिन साहब भी, देख लेते हैं। ए डेज मार्च, सर एक दिन का मार्च, एक दिन का मार्च का मतलब एक दिन की भाग दौड़, ठीक है, मार्च में से आप जानते हो सोल्जर सारे। ए वीक्स हॉलीडे, ए ईयर्स टाइम, ए स्टोन्स थ्रो, ए फुट्स लेंथ, ए पाउंड्स वेट। चलो सर बहुत बढ़िया, सभी सिंगुलर है सर, सभी के सभी वर्ड क्या थे, सभी के सभी वर्ड सिंगुलर है, और हमें बड़ा मजा आया। ए पाउंड्स वेट हो गया, ए फुट्स लेंथ हो गया, ए स्टोन्स थ्रो हो गया, ए ईयर्स टाइम हो गया, ए वीक्स हॉलीडे हो गया, ए डेज मार्च हो गया। ठीक है सर। द फॉलोइंग फ्रेज आर ऑल्सो इन कॉमन यूज। फॉलोइंग फ्रेज, अब ये फ्रेज बोल रहा है, इसका मतलब याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। फ्रेज बोल दिया मतलब रट्टा मारना पड़ेगा भाई साहब, मारो जी मारो रट्टा। एट हिज फिंगर्स एंड, इसको ऐसा कैसा याद करना है, फिंगर्स एंड, मर्सीज सेक, हार्ट्स कंटेंट, विट्स एंड, बॉट्स क्रू, इसको ऐसा का ऐसा ही याद करना है, ऐसा का ऐसा ही याद करना होगा। ठीक है जी सर, ये कुछ शब्द थे जिनको आपको फोकस करना है। एट हिज फिंगर्स एंड, मर्सीज सेक, हार्ट्स कंटेंट, विट्स एंड, और बॉट्स क्रू। आगे क्या लिखा हुआ है, ये काफी बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, काफी बड़ा लिखा हुआ है तो क्या है, अभी पढ़ लेंगे। द पजेसिव ऑफ ए प्रॉपर नेम, अच्छा कोई नाम है, ऑफ ए नाउन, डिनोटिंग ए ट्रेड, अगर किसी व्यापार के बारे में बताए, किसी प्रोफेशन के बारे में बताए, किसी रिलेशनशिप के बारे में बताए, तो मे बी यूज्ड, उनका यूज किया जा सकता है टू ए बिल्डिंग और प्लेस और बिजनेस, चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर एटसेट्रा। तो किस तरीके से उनका यूज किया जाएगा, जैसे सेंटेंस है, यहां से समझेंगे, सी हैज गॉन टू द बेकर्स। अब इस बेकर्स का मतलब क्या हुआ, इस बेकर्स, जैसे अभी लिखा हुआ गया चर्चिज मतलब चर्च के आदमी, हाउसेज मतलब हाउस के आदमी, स्कूल मतलब स्कूल के व्यक्ति, कॉलेज मतलब कॉलेज के व्यक्ति, इस तरीके से बात की जा रही है। तो बेकर्स मतलब बेकर की शॉप, बेकर की शॉप होती है ना जहां पर ये ब्रेड वगैरह है ना, केक वगैरह ये सब मिलता है। चलो सर और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स। एट माई अंकल्स का मतलब अंकल के घर, कहां रे, अंकल के घर। कैन यू टेल मी द वे सेंट पॉल्स। सेंट पॉल्स मतलब सेंट पॉल का रास्ता, सेंट पॉल चर्च है, सेंट पॉल का रास्ता मुझे ये पूछा जा रहा है, सेंट पॉल का रास्ता यहाँ पे पूछा जा रहा है। आई अटेंडेड द टाउन हाई स्कूल, मैंने टाउन हाई स्कूल, एक बार मैंने टाउन हाई स्कूल के बारे में बात करी है कि आई अटेंडेड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड्स सेंट जेवियर्स। इसका मतलब मैं तो टाउन हाई स्कूल को अटेंड करता हूं, उसमें पढ़ता हूं या उसमें जाता हूं, और मेरा जो कजिन है वो सेंट जेवियर की स्कूल में जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ही वॉज एजुकेटेड
एट सेंट जोसेफ्स, तो सेंट जोसेफ्स बहुत अच्छा वर्ड आया है भाई, सेंट जोसेफ्स एक बहुत अच्छा वर्ड आया है। और यहाँ पर ये जो ए आई लिखा हुआ ना, ये 80 है, एट सेंट जोस। इसका मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आया सर कि जैसे चर्च के अंदर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, मतलब चर्च की बात की जा रही है, चर्च के लोगों की बात की जा रही है, हाउस की बात की जा रही है, ध्यान रखना आपको, है ना, कि द पजेसिव ऑफ ए प्रॉपर नेम और ए नाउन डिनोटिंग ए ट्रेड, प्रोफेशन या रिलेशनशिप, कोई ट्रेड के बारे में बात करें, कोई प्रोफेशन के बारे में बात करें, कोई रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो मे बी यूज टू डिनोट ए बिल्डिंग और प्लेस, या बिल्डिंग और प्लेस की बात की जाए बिजनेस के लिए, जैसे चर्च की, हाउस की, स्कूल की, कॉलेज की, शॉप की, हॉस्पिटल की, थिएटर की, तो हमें उनके लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। बेकर्स, अंकल्स, सेंट पॉल्स, सेंट जेवियर्स, जोसेफ्स। ठीक है जी। आओ सर, इसमें क्या बताया जा रहा है देख लेते हैं कि सर व्हेन यू आर इन डाउट, जब तुम डाउट में हो, वेदर टू यूज ए नाउन, की नाउन का यूज करे इन द पजेसिव केस या प्रेपोजिशन का यूज करे ऑफ, रिमेंबर दैट एज ए जनरल रूल द पजेसिव केस इज यूज टू डिनोट पजेशन और ओनरशिप। कुल मिलाकर इतनी सी बात लिखी गई है मेन कि भाई साहब पजेशन दिखाने के लिए, है ना, पजेशन का मतलब अधिकार दिखाने के लिए आपको पजेसिव केस का ही यूज करना पड़ता है, ऐसा बताया जा रहा है। दस, इट इज बेटर टू से द डिफीट ऑफ द एनिमी, एनिमी को हराना, देन द एनिमीज डिफीट्स इवन दो डू नॉट डाउट एज द मीनिंग वुड अराइज। कोई विशेष बात नहीं है। समथिंग, ए नाउन इन द पजेसिव केस हैज ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम ए नाउन यूज विद द प्रेपोजिशन ऑफ एज। जैसे एक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनसे समझते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, क्या बोला है कि द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, प्राइम मिनिस्टर का रिसेप्शन जो दिल्ली में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। इसका मतलब क्या निकला, इसे हाईलाइट किया गया जो शब्द आपको दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि सर दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री साहब के लिए क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री साहब के लिए रिसेप्शन रखा गया है। द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब हमें पता लगाना है। द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दिल्ली, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। ओ अंतर है भाई साहब। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली तो मीन्स ए रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिसेप्शन रखा गया, प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन। अगर आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेप्शन रखा है, और अगर आपने ऑफ लगाया है, इसका मतलब यह है कि द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड, कि लोगों ने स्वागत किया है, व्हेन एंटर दिल्ली, जब प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर आए तो कैसे लोगों ने स्वागत किया, ये अंतर है। द फ्रेज, कौन सा फ्रेज, द लव ऑफ ए फादर, अच्छा ये वाला फ्रेज, ये वाला फ्रेज क्या कहता है, द लव ऑफ ए फादर, द लव ऑफ ए फादर, फ्रेज है द लव ऑफ ए फादर may mean either a father's love of his child, इसका मीनिंग क्या है, a love of a father, a love of father का मीनिंग क्या हुआ कि सर इसका मीनिंग हुआ a father's love of his child, a father's love, क्या मीनिंग निकला इसका, a father's love, a father's love of his child, और एक मीनिंग निकल रहा है सर इसका ए चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। भाई साहब दोनों मीनिंग निकल रहे हैं, यहाँ पे कितने मीनिंग निकल रहे हैं, दोनों मीनिंग निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग आपको पूछा जा रहा था यहाँ पे, द लव ऑफ ए फादर का मीन, द लव ऑफ ए फादर का मीन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा था, इसका मीनिंग FATHER, FATHER, कि द लव ऑफ ए फादर का मीन क्या है, द लव ऑफ ए फादर का मीन क्या है, तो इसके दो मीनिंग है, ए फादर्स लव, पिताजी का प्रेम अपने बच्चों के लिए, और ए चाइल्ड्स लव, एक बच्चे का प्रेम ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी के लिए, मतलब दोनों का मीनिंग, दोनों अलग अलग अर्थ है, सेंटेंस एक ही है। नाउन इन अपोजिशन, अब नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, छोटा सा लास्ट पॉइंट आ चुका है कि सर नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, टैगोर की पोइट, गांधी जी की सर फादर ऑफ नेशन, संजय मतलब सर द टीचर ऑफ इंग्लिश,
ऐसा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस क्या है, रामा। तो सर रामा तो हमारा नाउन है। अरे सुनो जी सुनो, रामा हमारा नाउन है। आवर कैप्टन क्या है, नाउन इन अपोजिशन है। वी सी दैट रामा एंड आवर कैप्टन, रामा और हमारे कैप्टन आर वन, दोनों के दोनों एक है, एंड द सेम पर्सन, सेम पर्सन है। द नाउन कैप्टन फॉलोज द नाउन रामा, जो कैप्टन नामक शब्द है वो रामा को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बस इतनी सी बात है। व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर, जब एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है डिस्क्राइब करने के लिए, जब एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो सर वो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। उसी को नाउन इन अपोजिशन के नाम से हम जानते हैं। अपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्लेसिंग नियर। ए नाउन इन अपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन्स, कोई विशेष बात नहीं है। फिर है इन द अबव सेंटेंसेस द नाउन कैप्टन इज इन द अपोजिशन टू द नाउन रामा, रामा का अपोजिशन द कैप्टन हो गया। एंड इज इन द नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस बिकॉज राम इज इन द नॉमिनेटिव केस, क्योंकि राम सब्जेक्ट, अरे राम सब्जेक्ट था इसलिए द कैप्टन क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस का नाउन इन अपोजिशन हुआ। नॉमिनेटिव केस का नाउन इन अपोजिशन हुआ। अगर यही ऑब्जेक्ट होता तो सर अकस्टिव केस का नाउन इन अपोजिशन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और है, दो तीन एग्जांपल से देख लेते हैं। कबीर, कबीर क्या है सर, नाउन है। कबीर क्या है, नाउन है। अंकल क्या है कि गुरुजी, नाउन है। गांगुली क्या है कि गुरुजी, नाउन है। फिर ये द ग्रेटर रिफॉर्मर क्या है कि सर ये नाउन इन अपोजिशन है। द डॉक्टर क्या है, ये सर नाउन इन अपोजिशन है। गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग्स, ये कौन है कि सर ये नाउन इन अपोजिशन है। बस अब देख लेते हैं यहाँ पे तीन सेंटेंसेस के बारे में क्या बताया जा रहा है। इन सेंटेंस नंबर 1 में द नाउन इन अपोजिशन इज इन द नॉमिनेटिव केस। अच्छा सही है, क्योंकि सर ये शुरू में आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। और ये अकस्टिव केस में है सर, ये किस केस में है, अकस्टिव केस में, क्योंकि सर ये वर्ब के बाद में आ रहा है। और हैव यू सीन गेंगुली, हैव यू सीन गेंगुली। तीसरा पॉइंट क्या है, इन द सेंटेंस द नाउन इन अपोजिशन इज इन द जेनेटिव केस, और ये कौन से केस में है, जेनेटिव केस में। ये अकस्टिव केस में था और ये नॉमिनेटिव केस में था। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट होता है, अकस्टिव केस हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जेनेटिव केस हमारा पजेसिव होता है। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है गेंगुली को, द आर्टिस्ट ड्रॉइंग। तो सर यहां से हमें पता चला आर्टिस्ट से कि ये कौन से केस में आ गया, ये पजेसिव केस में आया है। और द डॉक्टर ऑब्जेक्टिव केस में आया है, और द ग्रेट रिफॉर्मर ये सब्जेक्टिव केस में आया है। तो कुल मिलाकर हमारा आज के टॉपिक के अंदर हमने पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारा नाउन और केस था। केस के अंदर हमने पूरा सब चीजें पढ़ी है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑकस्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पजेसिव केस का निर्माण कैसे करते हैं, पजेसिव केस का यूज कहां कहां करते हैं, नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, हर एक चीज के साथ में हमने पढ़ाई करी है। और मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, सभी हर एक स्टूडेंट को, चाहे कितनी भी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा हो और या चाहे कितनी भी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, आपने रेन एंड मार्टिन का नाउन कंप्लीट कर लिया है। जो पहली किताब है रेन एंड मार्टिन की, पहली किताब किताब से मतलब पहला पार्ट, इसमें 3 पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर जो नाउन आया था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट में अभी नाउन आएगा, वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड आएगा, देखिए क्या आता है वो भी चेक करेंगे। थर्ड में और भी चेक कर लेंगे। तो अभी हमारा नाउन कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 9 हम कल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने द एडजेक्टिव पढ़ना है कि आखिरकार एडजेक्टिव क्या है। अभी विदा लेना चाहूंगा। वीडियो कैसे लगा जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।